वंदे मातरम। आज हम राजनीति विज्ञान के एक टॉपिक हैं संविधान सभा, उससे संबंधित कुछ जो मुख्य फैक्ट्स हैं, इसके अलावा जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, साथ ही जो अंग्रेज़ों के समय कर प्रणाली थी मुख्य रूप से, और संसद के मुख्य जो प्रावधान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 4 टॉपिक हैं। पहला संविधान सभा, दूसरा 8वीं अनुसूची, तीसरा कर प्रणाली और चौथा संसद। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, बुलेट नोट्स हैं, इसलिए बुलेट नोट्स के हिसाब से मैंने तैयार किए हैं। यद्यपि विस्तृत रूप से अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक क्या नाम है? संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में जो मुख्य फैक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात, मैं थोड़ा सा फास्ट रीडिंग कर रहा हूँ। प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 389। इसका मतलब क्या हुआ? जब अखंड भारत था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के इस भूभाग में शामिल थे, तो उस समय संविधान सभा में कुल प्रारंभिक सदस्यों की संख्या थी कितनी? 389। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। 10 लाख, ये 389 का चुनाव कैसे हुआ? इनके लिए एक प्रक्रिया थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव। 10 लाख की जनसंख्या और 10 लाख की जनसंख्या पर एक का चुनाव। टोटल सदस्य 389। चुनाव हुआ कैसे? एक प्रतिनिधि का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या से हुआ। ठीक है। अब इसको 389 का डिवाइडेशन मुख्य रूप से 3 भागों में था। 389 का डिवाइडेशन कितने भागों में था? 3 भागों में था। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग कौन सा था? पहला भाग था ब्रिटिश प्रांत। इसका मतलब जो जिनका डायरेक्ट शासन अंग्रेज़ों के हाथ में था वो 292 प्रांत थे। 2 नंबर पे कौन से थे? 2 नंबर पे थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, यानी जिनकी संख्या 4 थी। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत थे। और तीसरे नंबर पे आता है देसी राज्य। देसी राज्यों की संख्या कितनी थी? 93। यानी कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो गई? कुल मिलाकर के इनकी संख्या होगी 389। संविधान सभा की बात कर रहे हैं। इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 389 थी, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल था। और ये 389 सदस्यों का चुनाव किसके आधार पर हुआ? तो जनसंख्या के आधार पर। फॉर्मूला क्या रहा? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना। इसे 389 को 3 भागों में बांटा। ब्रिटिश प्रांत के 292, चीफ कमिश्नरी प्रांतों के 4 सदस्य और देसी राज्यों के 93, यानी जो देसी रियासतें थी 93, उनके अलग प्रतिनिधि थे। अब चीफ कमिश्नरी प्रांतों के बारे में बात करें तो कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? यानी केंद्रीय जिनके पास स्वयं का चीफ कमिश्नरी प्रांत का दर्जा प्राप्त था, तो इसमें एक प्रांत था अजमेर का, राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तीसरा कुर्ग जो कर्नाटक में है, यानी साउथ इंडिया में। और चौथा है दिल्ली। इसका मतलब याद करने का ट्रिक है ABCD। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में है, और डी से दिल्ली यानी नई दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। वापस रिपीट करते हैं। टोटल 389, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, 292 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासतें। चीफ कमिश्नरी प्रांतों की बात करें तो ABCD के माध्यम से आपने अभी पढ़ा। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसका मतलब 292 + 4, इसका मतलब क्या हुआ? 292 तो जो कौन से क्षेत्र थे? जो ब्रिटिश प्रांत के, और 4 कौन से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत। इन्होंने चुनाव में भाग लिया। क्वेश्चन आता है, क्या संविधान सभा के 389 जो सदस्य हैं इनका चुनाव के माध्यम से हुआ? इनका सिलेक्शन किसके माध्यम से हुआ? क्या चुनाव के माध्यम से हुआ? तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो 292 ब्रिटिश प्रांत है, इसके अलावा 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत है, केवल वहाँ से ही चुनाव हुआ। देसी रियासतों ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने क्या किया? इस चुनाव में भाग ही नहीं लिया। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? जो संविधान सभा थी पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं थी।
यानी कुछ मनोनीत सदस्य थे, जिस प्रकार देशी रियासतें जिनकी संख्या 93 थी, और कुछ निर्वाचित थे जिसमें 296 सदस्य थे, 4 चीफ कमिश्नरी और 292 ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है। चुनाव परिणाम जुलाई 1946 के 296 सीटों के लिए हुए चुनाव में क्या क्या रिजल्ट रहा? कांग्रेस ने 296 में से कांग्रेस ने कितनी ली? 208 सीटें जीत ली। नंबर 2 पे रही मुस्लिम लीग, जिसने 73 सीटें जीती। नंबर एक पे कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीत रही है? मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय कितने जीत रहे हैं? 8 सीटें। उसके बाद में जो बाकी बची हुई पार्टियां हैं, उन्होंने एक एक सीट जीती, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, यूनियनिस्ट मुस्लिम, SC परिसंघ, कृषक प्रजा पार्टी, साम्यवादी दल, गैर कांग्रेसी सिख, प्रत्येक ने एक एक, यानी कुल मिलाकर के 7 सीटें जीती। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए, जिसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, बल्कि 296 जो सीटें थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के, इन्होंने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73, निर्दलीय 8। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, यूनियनिस्ट मुस्लिम, SC परिसंघ, कृषक प्रजा पार्टी, साम्यवादी दल और सिख जो गैर कांग्रेसी थे, प्रत्येक ने एक एक सीटें, यानी कुल मिला के 7 सीटें जीती। इसमें हिंदू महासभा ने भी भाग लिया। क्वेश्चन आता है, हिंदू महासभा ने कितनी सीटें जीती? तो हिंदू महासभा ने भी भाग लिया, लेकिन कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। हिंदू महासभा की कितनी सीटें थी? उत्तर आएगा 0। ठीक है। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ये भी क्वेश्चन आता है। हैदराबाद जो बाद में आज़ाद होता है, उसके लिए अलग से एक मिलाने का प्रयास किया जाता है, हैदराबाद का विलय, तो उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से। कब होते हैं हस्ताक्षर? संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब होते हैं? ये 24 जनवरी 1950 को होते हैं। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, लेकिन 6 महिलाएं अंतिम रूप से जो संविधान पर हस्ताक्षर हो रही थी 24 जनवरी 1950 को, उसमें भाग नहीं लिया। उसका मतलब 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। टोटल महिलाएं तो थी 15, लेकिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर रही है 9। ठीक है। महिला समूह की अध्यक्षता कौन कर रही है? हंसा मेहता। महिला समूह की अध्यक्षता किसने की? महिला समूह की अध्यक्षता की हंसा मेहता ने। अन्य प्रमुख महिलाएं जो संविधान सभा में थी, जिसमें पहला नाम आता है सरोजिनी नायडू का, दूसरा दुर्गाबाई देशमुख का। ठीक है। इसके अलावा भी अनेक महिलाएं हैं। तो हंसा मेहता इसकी अध्यक्ष थी। संविधान सभा की 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की जो 15 महिलाएं थी, जिसमें 9 महिलाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए, तो उस महिला समूह की अध्यक्षता कौन कर रही है? हंसा मेहता। तो एक बार एक एक करके नाम पढ़ लेते हैं। पहला नाम आता है हंसा मेहता का, दूसरा नाम आता है दुर्गाबाई देशमुख का, तीसरा नाम आता है सरोजिनी नायडू का, चौथा नाम आता है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है। पहला हंसा मेहता याद करना है, दूसरा दुर्गाबाई देशमुख, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा राजकुमारी अमृता कौर, पांचवा सुचेता कृपलानी। पांचवा कौन है? पांचवा है सुचेता कृपलानी। छठा कौन है? छठा है कमला चौधरी, छठा कमला चौधरी। सातवां मालती चौधरी, सातवां कौन है? मालती चौधरी। आठवां कौन है? आठवां कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। लगभग सभी जानते होंगे विजय लक्ष्मी पंडित कौन है। नौवां कौन है? बेगम एजाज रसूल। नौवां कौन है? बेगम एजाज रसूल। 10वां पूर्णिमा बनर्जी। 10वां नाम आता है पूर्णिमा बनर्जी का। 11वां नाम आता है, 11वां नाम कौन है? लीला राय का। ठीक है। ये 11 महिलाएं आ गई। आगे की महिलाओं के बारे में नाम वापस पढ़ लेते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। 11 महिलाओं के नाम कौन कौन से हैं? पहला हंसा मेहता, दूसरा दुर्गाबाई देशमुख, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा राजकुमारी अमृता कौर, पांचवा सुचेता कृपलानी, छठा कमला चौधरी, सातवां मालती चौधरी, आठवां विजय लक्ष्मी पंडित,
9वां बेगम एजाज रसूल, 10वीं पूर्णिमा बनर्जी, 11वां लीला रॉय। ठीक है। अब रहेगी 12वीं महिला कौन है? 12वीं महिला है एमी मस्केरिना। 12वीं महिला एमी मस्केरिना। 12वीं महिला कौन है? एमी मस्केरिना। 13वीं महिला अम्मू स्वामीनाथन। 13वीं महिला अम्मू स्वामीनाथन। 14वीं रेणुका रॉय। 14वीं महिला रेणुका रॉय। और 15वीं महिला है दक्षयामिनी वेलयुधन। ये 15 महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया और इसमें 9 महिलाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो एक बार वापस नाम याद कर लेते हैं। संविधान सभा की 15 महिलाओं ने भाग लिया और 9 ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से। अध्यक्षता हंसा मेहता कर रही है। जो संविधान सभा में 15 महिलाएं भाग ले रही है उनके नाम एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, एमी मस्केरिना, अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका रॉय, दक्षयामिनी वेलयुधन। ये 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा की सदस्य थीं और इनमें से 9 महिलाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए संविधान सभा। और इस समूह की अध्यक्षता कर रही थी हंसा मेहता। राजस्थान की 12 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। क्वेश्चन आता है कुल महिलाएं कितनी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया? तो 15। राजस्थान की तरफ से कितने लोगों ने भाग लिया? मुख्य फैक्ट हैं राजस्थान की तरफ से कितने लोगों ने संविधान सभा में भाग लिया? तो उत्तर आएगा 12। ये संविधान सभा में भाग लेने वाले कुछ एससी के कितने व्यक्ति थे? 36। संविधान सभा में भाग लेने वाले एसटी के कितने सदस्य थे? 33। ये नए फैक्ट हैं, अवश्य याद रखने हैं। मुख्य फैक्ट में 4 फैक्ट एक बार रिपीट कर रहा हूँ। संविधान सभा में भाग लेने वाली कुल महिलाओं की संख्या 15, राजस्थान के कुल सदस्यों की संख्या 12, एससी के कुल सदस्य 36, एसटी के कुल सदस्य 33। ठीक है। अगला है राजस्थान के 12 सदस्य कौन कौन से थे? एनसीईआरटी की बुक है वो तो 14 बता रही है, लेकिन वैसे 12 सदस्य भाग ले रहे हैं, ये सर्वप्रचलित हैं। तो 12 सदस्य कौन कौन से हैं? नाम, पहला नाम जयनारायण व्यास का, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा, दोनों प्रसिद्ध है, तीसरा गोकुललाल आसावा, चौथा हीरालाल शास्त्री, पांचवा बलवंत सिंह मेहता। ये तो जाने पहचाने नाम हैं। पहला याद कर लेते हैं। पहला नाम आता है जयनारायण व्यास का, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा का, तीसरा गोकुललाल आसावा का, चौथा हीरालाल शास्त्री, पांचवा बलवंत सिंह मेहता, छठा टी कृष्णामाचारी। छठा क्या नाम आता है? छठा नाम आता है टी कृष्णामाचारी। सातवां मुकुट बिहारी भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा से थे। सातवां जसवंत सिंह जोधपुर के। 9वां आता है सरदार सिंह। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल आसावा, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता, टी कृष्णामाचारी, मुकुट बिहारी भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा से थे, जसवंत सिंह, सरदार सिंह, दलेल सिंह, राज बहादुर सिंह, रामचंद्र उपाध्याय। ये 12 व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में भाग लिया। लेकिन एनसीईआरटी है वो कहती है 14 लोगों ने भाग लिया। एक बार पुनः राजस्थान के 12 संविधान सभा के सदस्यों के नाम रिपीट कर लेते हैं। जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल आसावा, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता, टी कृष्णामाचारी, मुकुट बिहारी भार्गव जो अजमेर मेरवाड़ा का नेतृत्व कर रहे थे, जसवंत सिंह, सरदार सिंह, दलेल सिंह, राज बहादुर सिंह, रामचंद्र उपाध्याय। ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कल ही पढ़ा था। माउंटबेटन ने क्या किया था? माउंटबेटन घोषणा क्या थी? ये विभाजन की योजना थी। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग राष्ट्र बन रहे थे। इसके लिए अलग से संविधान सभा बनी, पाकिस्तान के लिए अलग और भारत के लिए अलग। तो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन घोषणा थी उसके बाद में कुल सदस्य भारत में कितने रह गए? भारत में रह गए 324। टोटल कितने रह गए? 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन घोषणा थी उसके बाद में 324 सदस्य रह गए थे। इस 324 में से प्रांतों के तो थे 235, देसी रियासतों के थे 89। तो 93 है वो 89 हो गए।
प्रांतों में 235 हो गए। 235 में भी 232 तो ब्रिटिश प्रांतों के और 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्यों हो गए? क्योंकि एक जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के पास चला गया। अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 थे, जिसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। तो 3 ही रह गए। कौन कौन से थे? देखो, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग। और 232 ब्रिटिश प्रांत थे। कुल मिला के 232 प्लस 3 चीफ कमिश्नरी 3 सहित प्रांतों में हो गए 235। देशी रियासतें थी 89। ठीक है, कुल मिलाकर के 396 की जगह अभी कितने हो गए? 324 हो गए थे। आज़ादी के बाद में क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई? 31 अक्टूबर 1947 को, कब की बात कर रहे हैं? कुल रह गई 299। 31 अक्टूबर 1947 को कुल संख्या 299 रह गई। ठीक है, हस्ताक्षरकर्ता अंतिम रूप से कितने लोग थे? 284 लोगों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। जिस प्रकार हमने पढ़ा 15 महिलाएं थी, जिसमें 9 महिलाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो कुल जो लोग थे जिसमें अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले लोग कितने थे? अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले 284 लोग। कब कर रहे हैं अंतिम रूप से हस्ताक्षर? कब कर रहे हैं? 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से, 24 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुल रियासतें कितनी थी? 562 रियासतें थी। कुल रियासतें कितनी थी? 562। जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह, विलय पत्र के द्वारा हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये 3 हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करनी है। अलग अलग कौन कौन सी रियासतें थी। कुल रियासतें कितनी हैं? कुल रियासतें तो है 562। ठीक है, दूसरा फैक्ट है, जम्मू कश्मीर उस समय महाराजा थे हरी सिंह, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होते हैं। क्योंकि जब कबीलाइयों ने आक्रमण कर दिया था तो उससे त्रस्त होकर के हरी सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दूसरे, जूनागढ़ रियासत थी, उसके नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय, वो भी जनमत संग्रह करवाया गया। क्योंकि वहाँ की जनता है वो भारत में रहना चाहती थी, लेकिन शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जनता ने विद्रोह किया तो पाकिस्तान की तरफ भाग गया। फिर जनमत संग्रह करवाया गया, जिससे वहाँ की जनता ने भारत के पक्ष में फैसला दिया और जूनागढ़ को भारत में मिला गया। तीसरा जो विवादित रियासत थी वो थी हैदराबाद। तीसरी विवादित रियासत कौन सी थी? वो थी हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर आसफ जा 7, इन्होंने क्या किया? अपनी जनता पर विभिन्न प्रकार के कहर ढाने शुरू कर दिए। फिर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुल रियासतें 562 हैं। 3 रियासतें अलग से भारत में शामिल हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में है, उसके नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय ने जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। हैदराबाद का निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर आसफ जा 7 था, उसके आतंक से त्रस्त होकर के ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको हैदराबाद को मिलाया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को ये किसके द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई पाकिस्तान की मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, इन्होंने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत सदस्य थे फ्रैंक एंथनी। नॉमिनेटेड जो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी। बताओ, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक एंथनी। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं अंतरिम सरकार की। आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अंतरिम सरकार की। 2 सितंबर 1946 को बनी। अंतरिम सरकार कब बनी? अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अंतरिम सरकार में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुए।
1946 की, यानी 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार हुई उसमें जो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे वो उसमें शामिल ही नहीं हुए। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को पुनर्गठन कर शामिल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना तो इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को पुनर्गठन करके इसमें शामिल कर लिया गया। अगला है JB यानी जीवतराम भगवंत दास कृपलानी द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा, पटेल ने इसका अनुमोदन कर दिया गया। JB कृपलानी जिसकी बात करें, JB का फुल फॉर्म होता है जीवतराम भगवंत दास कृपलानी, उसके द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा और पटेल ने अनुमोदन किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव किसने रखा, क्वेश्चन आता है, तो JB कृपलानी ने ये अनुमोदन किया, प्रस्ताव रखा। किसके लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए। क्यों रखा गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता थे। वयोवृद्ध नेता होने के कारण JB कृपलानी ने प्रस्ताव रखा और बाद में पटेल ने इसका अनुमोदन कर दिया। पटेल अनुमोदन कर रहे हैं किसके नाम का, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का भी संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाए। किस प्रकार के, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 थे, यहाँ भी कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी तो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का अनुमोदन JB कृपलानी कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं JB कृपलानी, और पटेल उसको अनुमोदित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष 2 थे, संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, 2 थे, नाम याद रखने हैं। पहला नाम आता है HC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णामाचारी, याद कर लो इसको। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हैं, पहला HC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णामाचारी। वापस देख लेते हैं, पहला उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, दूसरा उपाध्यक्ष VT कृष्णामाचारी। ठीक है। अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके नाम का प्रस्ताव करते हैं JB कृपलानी, अनुमोदन करते हैं पटेल। ठीक है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, पहला HC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णामाचारी। अब आता है झंडा समिति। झंडा समिति के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो झंडा समिति किसकी हैं, झंडा समिति किसकी अध्यक्षता में बनी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लोग JB कृपलानी के बारे में बोलते हैं झंडा समिति, जबकि झंडा समिति अगर क्वेश्चन आता है तो जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष हैं। 22 जुलाई 1947 को चौथे अधिवेशन में 3:2 के साथ राष्ट्रीय ध्वज हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को जो चौथा अधिवेशन था उसमें 3:2 के साथ राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने वाला कौन थी, हंसा मेहता। हंसा मेहता कौन है, ये महिला सदस्यों की अध्यक्ष थी। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। ठीक है। राजस्थान के। ठीक है। अब झंडा समिति की बात करें तो पहला फैक्ट है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। 22 जुलाई 1947 को हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब किया गया, चौथा जो अधिवेशन था 22 जुलाई 1947 को, उसमें 3:2 के साथ राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया गया, कहाँ किया, तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राजस्थान के दौसा जिले में आलूदा गांव में हुआ। जो हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 3:2 का जो राष्ट्रीय ध्वज, जो चौथी समिति थी वहाँ पे, उस ध्वज का निर्माण राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा गांव में हुआ। ये फैक्ट नया लगा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हमने पढ़ा है लेकिन राजस्थान में हुआ नहीं पढ़ा, और राजस्थान में भी दौसा जिले के आलूदा गांव में हुआ। ठीक है, याद रखना है। अब इसके लिए संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनी थी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन सी है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति कहते हैं जिसको। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, अंतिम रूप से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया वो ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाती हैं। और ये 7 सदस्य थी,
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कब बनी ये मसौदा समिति? मसौदा समिति कब बनी, प्रारूप समिति कब बनी, ड्राफ्टिंग समिति कब बनी? तो ये बनी 29 अगस्त 1947 को। इसका मतलब भारत आज़ाद हो चुका था, उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। अब आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पहले बी एल मित्र, बाद में एम माधवराव आए, डीपी खेतान, 1948 में खेतान की मृत्यु हो गई, टीटी कृष्णामाचारी आ गए। इन सदस्यों के नाम लिखने हैं, याद करने हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा दो व्यक्ति थे, बी एल मित्र और डी पी खेतान। बी एल मित्र एम माधवराव के स्थान पर आए, डी पी खेतान 1948 में खेतान की मृत्यु के पश्चात टी टी कृष्णामाचारी आए। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो फैक्ट है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति तो है जवाहरलाल नेहरू और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री है वो प्रथम व्यक्ति हैं और प्रथम राष्ट्रपति हैं वो अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं। प्रथम राजस्थानी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए वो बी एल मेहता। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन हैं? तो प्रथम राजस्थानी बी एल मेहता थे, उदयपुर के। ठीक है। संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान की 3 प्रतियां थी, 3 अलग अलग भाषाओं में। उसमें अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले तीनों के तीनों हस्ताक्षर हिंदी में करने वाले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों प्रतियों पर हिंदी में ही हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान निर्माण के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष सभी जानते हैं। उपाध्यक्ष के बारे में अभी आपने पढ़ा, 2 उपाध्यक्ष थे इनके। ठीक है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक एच.सी. मुखर्जी, दूसरा वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राजस्थानी बी एल मेहता और तीनों जो 3 प्रतियां थी अलग अलग भाषाओं में जिसमें हिंदी इंग्लिश आदि थी, उसमें अंतिम तीनों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष अंतरिम संसद के रूप में जब कार्य कर रही थी, संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उस समय तो अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर। और संविधान निर्माण के लिए जब संविधान सभा कार्य कर रही थी उस समय इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे। एक जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी उस समय अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और जब वह संविधान निर्माण के रूप में काम कर रही थी संविधान सभा तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों अलग अलग हैं, याद रखना है, क्योंकि जो संविधान सभा है वो एक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो अंतरिम संसद के रूप में जो कार्य कर रही थी उसमें अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और जब संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जिसे विदेशी माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जिसे विदेशी यानी माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहे हैं? माउंटबेटन
राजेंद्र प्रसाद को। माउंटबेटन का पूरा नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन का ये भी एक संशय ही है एक तरह से। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम क्या है? लॉर्ड लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन। कितना लंबा नाम है। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लॉर्ड लुई फ्रांसिस, देखो 3 अलग कर लेते हैं, लॉर्ड लुई फ्रांसिस, फिर अल्बर्ट विक्टर निकोलस, फिर जॉर्ज माउंटबेटन, ये पूरा नाम है। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम है लॉर्ड लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें विदेशी यानी माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलाई गई। अब अगला है आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे, लेबर पार्टी के। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लाइमेट एटली और उनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज़ादी के समय क्लाइमेट एटली, पार्टी लेबर पार्टी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को लागू प्रावधान। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से बनकर तैयार हो गया था तो कुल 16 प्रावधान यानी 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? अभी टोटल अनुच्छेद है कितने? 396। 26 नवंबर 1949 को जब अंतिम रूप से संविधान तैयार हुआ तो उसमें केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो कौन कौन से थे? मुख्य रूप से नागरिकता, दूसरा निर्वाचन, तीसरा अंतरिम संसद, चौथा कौन सा? अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध। याद करो, पहला नागरिकता, दूसरा निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध। कुल कितने? 16। कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को। तो बाकी कब लागू हुए? बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। तो 16 कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 याद करने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कौन से अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए? कौन से अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए? तो वो हैं 5, 6, 7, 8, 9। सीधा याद करना है। पहला तो 5, 6, 7, 8, 9, बीच में 60 याद कर लो। 5, 6, 7, 8, 9 याद हो गए। इसका मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है। दूसरा 60, फिर 324, 366, 367। देखो 5, 6, 7, 8, 9 लगातार हो गए। फिर 60 अलग कर लिया, 324 अलग कर लिया, 60 और 324 अलग कर लिया, 366 और 367 एक साथ हो गए। फिर 379 और 380, ठीक है। फिर 388 हो गई और उसके पश्चात 391, 92, 93, 94 लगातार हो गए। ये 16 अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। सर आइवर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का प्रभुत्व बताया। इसका मतलब सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा? ये केवल वकीलों का स्वर्ग है, इसमें सारे के सारे वकील हैं, ऐसा कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने। चर्चिल क्या कह रहे हैं? लॉर्ड विस्काउंट के अनुसार संविधान सभा केवल हिंदुओं की सभा है। चर्चिल और लॉर्ड विस्काउंट ये दोनों क्या कहते हैं? संविधान सभा केवल हिंदुओं की संस्था थी। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा कांग्रेस के प्रभुत्व वाली संस्था थी। ये अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग कथन हैं, आ सकते हैं भी ये कथन किसका है। आइवर जेनिंग्स तो क्या कहते हैं? वकीलों का स्वर्ग। चर्चिल क्या कहते हैं? चर्चिल कहते हैं ये हिंदुओं की संस्था। चर्चिल क्या कहते हैं? चर्चिल क्या कहते हैं? चर्चिल कहते हैं हिंदुओं की संस्था। ऑस्टिन क्या कहते हैं? कांग्रेस के प्रभुत्व वाला संस्था। अलग अलग फैक्ट हो गए। सर आइवर जेनिंग्स तो कहते हैं वकीलों का स्वर्ग। चर्चिल विंस्टन चर्चिल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लॉर्ड विस्काउंट ये कहते हैं संविधान सभा केवल हिंदुओं की है। ऑस्टिन कहते हैं संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व है। ठीक है। छब्बीस नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया था बन करके, उसी दिवस को विधि दिवस के रूप में
मनाया जाता रहा है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन से 16 अनुच्छेद लागू हो गए और विधि दिवस यानी कानून दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 150वें जन्मोत्सव को विशेष बनाने के उद्देश्य से 26 नवंबर 2015 को इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए तत्कालिक मोदी सरकार फर्स्ट ने निर्णय लिया। इसका मतलब अभी विधि दिवस की जगह संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हाल ही में 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 2014 तक बनाया गया क्या, विधि दिवस, और 26 नवंबर 2015 से क्या शुरू हो गया, संविधान दिवस। ठीक है, आगे हैं संविधान के वाचन। जब संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो रहा था, चल रहा था, उसी समय इसका वाचन हुआ। 3 बार इसका वाचन हुआ। तो प्रथम वाचन कब हुआ, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? संविधान का प्रथम वाचन हुआ 4 से 9 नवंबर 1948 को। संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, दूसरा वाचन देखो, वो 4 से 9 नवंबर है, 4 से 9 नवंबर 1948 को। उसके पश्चात दूसरा वाचन कब हो रहा है? दूसरा वाचन हो रहा है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 4 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 दूसरा वाचन। तीसरा वाचन कब हो रहा है? संविधान का तीसरा वाचन कब हो रहा है? वो हो रहा है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हो रहा है। इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ। संविधान के कितने वाचन हुए? 3। याद करो, प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। याद कर लो। अनुच्छेद 393 के तहत इसे भारत का संविधान नाम दिया गया। यानी संविधान शब्द भारत का संविधान कहाँ लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 393 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 393 में उल्लेखित है भारत का संविधान, ये शब्द लिखा हुआ है। भारत का संविधान कहाँ लिखा हुआ है? ये आ सकता है डायरेक्ट, तो भारत का संविधान शब्द लिखा हुआ है अनुच्छेद 393 भाग 22 में। संविधान निर्माण में कुल खर्चा लगभग 64 लाख का हुआ। संविधान निर्माण का कुल खर्च कितना हुआ? आजकल आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी याद रख लेना चाहिए। संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ? 64 लाख, यानी 63,96,729 रुपये, और अप्रॉक्सीमेट करें तो 64 लाख रुपये। ठीक है, अगला, संविधान की बैठक 166 दिन हुई। प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। मुंशी अयंगर फॉर्मूला के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? राजभाषा दिवस यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मुंशी अयंगर फॉर्मूला के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली, क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, और कुछ लोग जो बोल नहीं सकते, कम से कम इस भाषा को आसानी से समझ सकते थे। इसीलिए मुंशी अयंगर फॉर्मूला। पूछा जा सकता है राजभाषा का दर्जा किस फॉर्मूले के तहत दिया गया? तो मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। भारत में 396 अनुच्छेद। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत स्वीकृति मिली। अगला है बंगाल का विभाजन। अगला है बंगाल का विभाजन। बीच बीच में संविधान से संबंधित भी रिलेटेड है, और कुछ मुख्य जो
दिनांक है उसके बारे में बताया गया है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। पढ़ा हुआ है 1905, लेकिन अगर एग्जैक्ट तारीख पूछ लें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। यानी स्वदेशी आंदोलन पहले शुरू हो जाता है 7 अगस्त 1905 को, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। इसका मतलब अगर क्रम पूछ लें तो पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। कहाँ हुआ स्वदेशी आंदोलन? टाउन हॉल कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? टाउन हॉल कलकत्ता से। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। शुरू कब हो रहा है? 1905 में। रद्द कब हो रहा है बंगाल का विभाजन? 1911 में। तीन चीज़ें होगी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, टाउन हॉल कलकत्ता से प्रारंभ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बंगाल का विभाजन रद्द होता है 1911 में। एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षा। एनी बेसेंट के बारे में बताइए। तो एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट के बारे में बताइए। तो एनी बेसेंट क्या है? प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। होम रूल द्वितीय की बात करें तो उसके स्थापना की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। होम रूल लीग 2 थी, होम रूल लीग फर्स्ट और होम रूल लीग सेकंड। जो सेकंड थी उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। तो एनी बेसेंट के बारे में बताइए। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षा। होम रूल लीग द्वितीय जो 1916 में स्थापित हुआ था उसकी अध्यक्ष या संस्थापक। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की। ठीक है। अब आता है सरोजिनी नायडू। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट की बात करें तो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षा। होम रूल लीग 1916 जो द्वितीय होम रूल लीग था उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध एनी बेसेंट से है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब अगला टॉपिक आया था अपने अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों में भी 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषाओं से है। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। तो 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो वो भाषाएं थी 14। वर्तमान में कितनी है? 22। तो शेष जुड़ने वाली जो भाषाएं हैं 8 और, उनका क्रम क्या था, यानी कब जुड़ी थी, उनके लिए इसमें बताया गया है। तो 21वां जो संविधान संशोधन था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। उसमें 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई सिंधी को। 14 भाषाएं तो मूल संविधान में थी। 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तब 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। उसके पश्चात 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 यानी एलपीजी प्रतिमान जब लागू हो गया था, लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया, उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ। और 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी थी? जिसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। नमक। नमक का क्या मतलब हुआ? नमक का मतलब हुआ न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 21वें में जोड़ी गई 1967 में 15वीं भाषा सिंधी, और 16, 17, 18वें यानी नमक 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 92वां संविधान संशोधन 2003 जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? इसके लिए हिंदी का शब्द आता है समबड़ी। हिंदी का शब्द आता है समबड़ी। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। समबड़ी का क्या मतलब हुआ?
इंग्लिश का समबड़ी नहीं है, वैसे हिंदी में समबड़ी कह सकते हैं। कब जोड़ा गया? 2003 में। 2003 में जोड़ा गया समबड़ी को। 2003 में से संथाली, मैं से मैथिली, बै से बोडो, डी से डोगरी, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई और 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 यानी कुल 22 भाषाएं कब हुई थी? 2003 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 92। एक और याद रखने का ट्रिक है, प्रथम जो जो सिंधी जोड़ी गई वो 21वें के तहत, सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान के, सिंधी जोड़ी गई 21वें, और जो 3 भाषाएं नमक वाली है वो जोड़ी गई 71 में। इन दोनों का जोड़ करें तो 92। इसका मतलब 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इन दोनों का जोड़ करके 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। याद हो गया? इसलिए मैंने इसको लिखा है। 8 अनुसूचियां हैं। संविधान की कुल 14 भाषाएं मूल रूप से थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां, 21 के बाद में 71 याद रखना है, 1992 में, जिसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। 92 यानी 21 और 71 का योग तो ऑटोमेटिक 92 हो गया। तो 92वां 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाएं समबड़ी, हिंदी वाला समबड़ी, से संथाली, मैं से मैथिली, बै से बोडो और डी से डोगरी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है। अब कर प्रणाली के बारे में बात करें तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? बंगाल में कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त कब से शुरू किया, किसके द्वारा शुरू किया गया? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में। फिर आता है महलबाड़ी, किसके द्वारा शुरू किया गया था? महलबाड़ी हाल्ट मैकेंजी, याद करना है। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी हाल्ट मैकेंजी। फिर रैयतवाड़ी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तीनों के तीनों अलग महत्वपूर्ण हैं। रैयतवाड़ी मुनरो रीड के द्वारा शुरू किया गया था। 3 चीज़ें हैं। दक्षिणी भारत में शुरू की गई रैयतवाड़ी, ये किसान केंद्रित व्यवस्था थी। तो कर प्रणाली के बारे में वापस बात कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी और रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में शुरू की गई। महलबाड़ी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई मध्य भारत में। और रैयतवाड़ी की बात करें तो ये मुनरो रीड के द्वारा दक्षिणी भारत में शुरू की गई थी। ये किसान केंद्रित थी। अब बात आती है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या है, कौन कौन से फैक्ट है राजा राम मोहन राय के बारे में? मुख्य कौन कौन से फैक्ट हैं? तो पहला फैक्ट आता है संवाद कौमुदी, दूसरा मिरातुल अखबार, तीसरा मृत्यु इनकी ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में होती है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। हरिकेली नाटक जो ब्रिस्टल में लिखा था। ठीक है। राजा राम मोहन राय कौन है? आधुनिक भारत के पिता भी कह सकते हैं इनको। इनके द्वारा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, याद कर लो, एक बार रिपीट कर रहा हो, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय था नाम। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। हरिकेली नाटक ब्रिस्टल में इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है। अब अगला आता है संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया, 8वीं अनुसूची, 22 भाषाओं के बारे में पढ़ लिया। फिर कर प्रणाली थी उनके बारे में पढ़ लिया। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया। अब संसद के बारे में जो मुख्य फैक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 5 में संसद का उल्लेख है। संविधान के भाग 5 में अगर संसद शब्द का अनुच्छेद पूछें तो अनुच्छेद नंबर है 79 यानी 79 जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, उसमें संसद का उल्लेख है। और संसद का 3 भागों में डिवाइडेशन किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है? कौन कौन से भाग है? पहला है राज्यसभा, जिसमें अनुच्छेद है 80। दूसरा है लोकसभा, अनुच्छेद है 81। और तीसरा राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है, अनुच्छेद है 52। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 3 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग राज्यसभा,
दूसरा भाग लोकसभा, तीसरा भाग राष्ट्रपति। संसद 79 अनुच्छेद, राज्यसभा 80 अनुच्छेद, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। ठीक है। राष्ट्रपति को एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर संसद में जोड़ा गया। ये पूछा जा सकता है, संसद जो 79 है उसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को किसने जोड़ा, किसने जोड़ा संसद में? संसद में जो 3 अंग है उसमें लोकसभा, राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी हैं। तो राष्ट्रपति को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? एन गोपाल स्वामी को। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो भी हैं उसको श्रेय दिया जाता है। भी संसद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 को भी जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया फैक्ट है, याद करना है। राष्ट्रपति को एन गोपाल स्वामी के द्वारा संसद में जोड़ा गया। अगला है, ये जो संसद होती हैं 2 पक्ष होती हैं, एक वाम दल और एक दक्षिण। वाम का मतलब क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष जैसे यहाँ बैठा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष के बाईं तरफ, वाम का मतलब बायां भाग होता है, यहाँ विपक्ष बैठता है इसलिए वाम कहलाते हैं। और दाईं तरफ सत्ताधारी दल बैठते हैं इसलिए इनको दायां पक्ष कहते हैं। यानी सत्ताधारी दल ये तो लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट कहलाते हैं, और ये राइटिस्ट है, यानी सरकार के पक्ष वाले तो राइट हो गए और विपक्ष वाले लेफ्टी यानी वाम पक्ष हो गए। वाम दलों ने भाग लिया, इसका मतलब जो विपक्ष बाईं तरफ बैठते हैं इसलिए वाम दल कहते हैं। ठीक है। अब आता है संसदीय कार्रवाई। कौन कौन से शब्द हैं जिनको काम में लिया जाता है, आम भाषा में जिनका उपयोग किया जाता है? तो संसदीय कार्रवाई, प्रथम जो 1 घंटा होता है संसद शुरू होती है वो प्रश्नकाल होता है। इसका मतलब क्वेश्चन आता है, प्रश्नकाल कब से कब तक होता है? प्रश्नकाल होता है 11 से लेकर के 12 बजे तक। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे तक जब संसद शुरू होती है। इसका मतलब प्रथम जो सत्र होता है वो कौन सा? प्रश्नकाल का ही होता है। प्रथम जो घंटा होता है संसदीय कार्रवाइयों का वो प्रश्नकाल का होता है। अब आता है प्रश्न कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल संसद का प्रथम घंटा 11 से 12 तक होता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो तारांकित क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो अतारांकित क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहलाता है अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब इनका जवाब मौखिक दिया जाता है, पूरक प्रश्न भी हो सकता है तारांकित में। यानी तारांकित का मतलब जो मौखिक उत्तर दिया जाता है वो तारांकित, और इनका पूरक प्रश्न भी हो सकता है। अतारांकित का मतलब जो लिखित रूप से दिया जाता है, इनका पूरक प्रश्न नहीं होता। अल्प सूचना वाले प्रश्न कौन से होते हैं? इन प्रश्नों का जवाब कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर लिया जा सकता है, उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन संसद की कार्रवाई के बारे में बात करें तो प्रथम जो घंटा होता है संसद का शुरुआती वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसका समय दिन में 11 से लेकर के 12 बजे तक होता है। प्रश्न 3 प्रकार के। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिनका पूरक प्रश्न नहीं होता। अतारांकित प्रश्न जिनका लिखित रूप से जवाब दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं होता। अल्प सूचना के प्रश्न वे होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जा सकता है, उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। पहला प्रश्नकाल हो गया। उसके पश्चात शुरू होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है शून्यकाल। शून्यकाल कब से? 12 से 1। प्रश्नकाल 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1 PM का। समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्री से सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। शून्यकाल में क्या होता है? समसामयिक जो करंट इश्यू चल रहा है उसमें बिना किसी पूर्व सूचना के, सूचना नहीं दी जाती मंत्री को, उसे सवाल पूछ सकते हैं। ये परंपरा, शून्यकाल की परंपरा 1962 से शुरू की गई। शून्यकाल की परंपरा कब से शुरू की गई? 1962 से। 1962 का मतलब कब हुआ? जब भारत चाइना युद्ध हुआ था उस समय। और इसकी देन किसको माना जाता है? शून्यकाल। ये दुनिया यूज़ कर रही है लेकिन भारत को शून्यकाल की देन माना जाता है। वैसे शून्य की देन भी भारत को, और शून्यकाल जो संसद की कार्रवाई
का एक अंग है, उसकी उत्पत्ति भी भारत को माना जाता है। कब से? 1962 से। 2 फैक्ट हो गए। पहला प्रश्न काल 11 से 12 तक, फिर शून्य काल 12 से 1 तक। तीसरा आता है आधे घंटे की चर्चा। ये क्या चीज़ है भाई? तीसरा आता है आधे घंटे की चर्चा। सदस्य जब प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी जो उनकी ज़रूरत है उसके आधार पर उत्तर नहीं कर पाते हैं, तो पीठासीन अधिकारी से आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित दिन कौन कौन से हैं निश्चित किया जाता है। आधे घंटे की चर्चा के लिए सोमवार भी हो सकता है, आधे घंटा की चर्चा के लिए बुधवार भी हो सकता है, आधे घंटे की चर्चा के लिए शुक्रवार भी हो सकता है। 3 दिन निर्धारित होते हैं। यानी सदस्य जब प्रश्नों से अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं या संतुष्टि नहीं मिलती है, तो पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा में कौन होगा? स्पीकर होगा। पीठासीन अधिकारी से आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित होता है या तो सोमवार या बुधवार या शुक्रवार होता है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। याद करना है, अनुच्छेद 266 में किसका उल्लेख है? संचित निधि। 267 में किसका उल्लेख है? आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। इमरजेंसी जो होती है उस समय जिस फंड की ज़रूरत होती है वो 267 में। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। अब आता है एक एक लोकसभा सीट वाले कुछ राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, उनके नाम याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। कौन कौन से हैं वो देखो। नास्यामय एक एक लोकसभा सीट वाले राज्य है, एक एक लोकसभा सीट वाले राज्य कौन कौन से हैं उनकी ट्रिक है नास्यामय। ना से नागालैंड, श्याम में सिक्किम, मैं मतलब मिजोरम। एक एक लोकसभा सीट वाले राज्य कौन से हैं? तो ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। नास्यामय, ना से नागालैंड, श्याम में सिक्किम और मैं से मिजोरम। ठीक है। तो आज हमने संविधान सभा, 8वीं अनुसूची, 22 भाषाएं जो जोड़ी गई, कर प्रणाली, इसके अलावा संसद और कुछ मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद है उसके बारे में, और अंत में एक एक लोकसभा सीट वाले राज्यों के नामों की एक छोटी सी ट्रिक जो एक सिंपल भाषा में नास्यामय यानी नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप सभी का सहयोग लगातार बना रहे तो मैं लगातार इस प्रकार की कोशिश करता रहूँगा। आगे किस प्रकार के मैटर की ज़रूरत है उसको अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि संबंधित मैटर को कलेक्ट करके आप तक वीडियो के माध्यम से प्रेषित किया जा सके। आपके सुझाव वीडियो क्वालिटी को उत्तम बनाने के लिए आमंत्रित हैं। आप अपने विचारों को भी लिख करके कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आप सभी की पढ़ाई अनवरत रूप से निर्बाध चलती रहे, इसी दुआ के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।